बूटे के साथ मैडम नीलम जी का भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया आगे आकर बूटे। नमस्कार, करनाल पास मुझे स्थित है करनाल के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रूम से, जहाँ पर मराठा वीरेंद्र वर्मा पहुँचे। बार एसोसिएशन करनाल द्वारा उनका स्वागत किया गया है। इसी तस्वीरें करनाल के बार एसोसिएशन बार रूम से। आदरणीय करनाल एनसीपी व आईएनएलडी व विभिन्न समर्थित पार्टियों के कैंडिडेट मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, हमारे बार के सीनियर एडवोकेट श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री बलकार सिंह संधू जी, हमारी बार के एक्स प्रेसिडेंट भाई वीरेंद्र बहन जी और बार के सारे रिस्पेक्टेड व सीनियर मेंबर्स, फीमेल लॉयर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मराठा वीरेंद्र वर्मा जी का पहुंचने पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि आने वाली 25 तारीख को करनाल पार्लियामेंट का लोकसभा चुनाव की वोटिंग पड़नी है और हमारे बीच में एनसीपी पार्टी व आईएनएलडी पार्टी के और विभिन्न समर्थित पार्टी के कैंडिडेट हमारे बीच में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी पिछले 20-25 साल से हमारे उत्तरी हरियाणा को लेकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप सबको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये कोई अननोन फेस नहीं है, ये बहुत ही परिचित फेस है हमारे उत्तरी हरियाणा का, जो लगातार उत्तरी हरियाणा के बारे में संघर्ष करते आए हैं। और आज अगर हमारे पास उत्तरी हरियाणा में बीजेपी पार्टी ने यहाँ को सीएम दिया भी है, तो संघर्ष की देन सिर्फ इनकी वजह से वो सीएम मिला है, क्योंकि उत्तरी हरियाणा के अभाव तो मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि इनकी अपील को स्वीकार करें और जो इनका मुद्दा है वोट फॉर लोकल, ये आप सब लोगों को पता है वोट फॉर लोकल का मुद्दा है इनका। 4 जून को रिजल्ट आना है। 4 जून के बाद हम दोबारा फिर इनका स्वागत करेंगे, अपनी बार में बुलाएंगे और जब फिर हम इनके पास अपनी डिमांड रखेंगे। आज हम इनका डिमांड तो नहीं रखेंगे क्योंकि अपने आए हैं, आचार संहिता का दौर है, तो डिमांड हम भी नहीं ठीक समझते रखना। बट 1-2-4 मुख्य मुद्दे जो हमारी डिमांड के हैं, एक तो हमारा बिजली का बिल है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, रेगुलरली पे भी कर रहे हैं हम उसको, बट एक डोमेस्टिक नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन हमें चैम्बरों का दे रखा है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर सरचार्ज हर महीने 6 से 7 लाख रुपए का सरचार्ज लग रहा है। बट उसके ऊपर हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप हमारे वकीलों को आश्वासन दें कि अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो उसके बारे में आप हमारी रिप्रेजेंटेशन सरकार से लड़ें कि हमारा ये बिजली का बिल माफ हो, क्योंकि हम रेगुलरली मंथली बिल पिछले कई सालों से भर रहे हैं। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि हमारे नए वकील साथी, हमारे पीछे 1 एकड़ लैंड मिली थी जिसमें हम 260 चैम्बर बना रहे हैं, जिसमें 520 वकील एडजस्ट हुए हैं। अभी भी हमारे 600 से 700 वकील ऐसे हैं जो बिना चैम्बर के कोर्ट परिसर में रहते हैं, क्योंकि उस लिस्ट में भी 2020 के बाद किसी का नाम ऐड नहीं हुआ था। उसके बाद जितने भी वकील आए हुए हैं वो भी विदाउट चैम्बर हैं। तो हमें जो हमारे चैम्बर्स के पीछे जो हमारा मेन मुद्दा है, जो हमने जितने भी कैंडिडेट आए सबके पास रखा है, यही हमारा मेन मुद्दा है कि हम 2004 में इस बिल्डिंग में, इस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुए थे। आज पूरे 20 साल के बाद यहाँ तिनका रखने की भी जगह नहीं है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को में अगर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रहें तो अगले 4 या 5 साल के बाद हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आज भी हमें पार्किंग प्रॉब्लम भी है, चैम्बर्स नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, हमारी कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, हमारे पटवार खाना नहीं है, इवन के जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके प्रॉपर कोर्ट रूम नहीं है, उनको भी अपनी बिल्डिंग एक्सपेंशन के लिए जगह है चाहिए। जो हमारे चैम्बर्स के बैक साइड में 7-8 एकड़ HSVP की लैंड अभी भी वेकेंट पड़ी है, जो सरकार की लैंड है,
उसको सेक्रेटरीट का पार्ट घोषित करें, ताकि वो ये सारा कॉम्प्लेक्स हमारा एक ही सेक्रेटरीट में आए। क्योंकि हरियाणा में एक सिर्फ हमारे ही चैम्बर ऐसे हैं जो HSBP के अंडर आते हैं, बाकी सारे विद इन सेक्रेटरीट बाउंड्री वॉल है। और HSBP के अंडर आने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस उनकी फॉलो करनी पड़ती है। हम प्रॉपर फ्लोर एरिया रेशोज का नहीं बढ़ा सकते। अगर सेक्रेटरीट में हो तो हमें PWD B&R की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमारी ये डिमांड्स हैं। तो मेरी विशेष बेस्ट विशेष पूरी बार की तरफ से आपके लिए है। अगर आप चुनाव विजयी करके आते हैं तो 6 तारीख के बाद हमें दोबारा से डेट दे के जाना, ताकि हम आप लोग आपका जोरदार तरीके से स्वागत करें और अपनी डिमांड रखें और आप हमारी डिमांड को फुलफिल करो। आपका यहाँ पे पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधान जी बैठे हैं, पूर्व में भी और नए भी, पहल साहब, संदीप जी, मेरे भाई जनरल सेक्रेटरी विकास संधू जी, और जितने भी आप सब आए, आप सबका बच्चा हूँ, आप सबका भाई हूँ और आप सबके बीच का हूँ। 2010 में मैं बार में आ गया था, मेरी लॉ कंप्लीट हुई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से मैं आपके बीच में हूँ। मैंने 11 में चैम्बर परचेज किया था यहाँ पर, 597 मेरा चैम्बर है, बीच का हूँ, हमेशा आपके बीच में रहूँगा, कभी आप लोगों से दूर नहीं गया। जब जब मेरे को बुलाया है, जिन जिन भाइयों ने बुलाया है, हमेशा मैं बीच में सबके रहा हूँ। सभी का धन्यवाद, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हुए हैं विकास संधू जी भी बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मैंने इनको 1-2 बार सुना। साथ में ही हमारे एनसीपी के कार्यकर्ता नेता और आप सभी साथी हैं। मैं तो आपको दोस्तों में आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का हमारे करनाल में एक वो चला हुआ है, क्या यहाँ पे करनाल में पार्लियामेंट के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि जो करनाल में रहता हो या करनाल से हो। ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि बाहर से ही व्यक्ति MP बन के चले जाते हैं और फिर वो ढूंढे भी नहीं। दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूं कि एक तो ये वोट फॉर लोकल और ये शिक्षित हैं, हमारे बीच के हैं। जैसे वरुण जी ने अभी बताया कि वो तो आप हमारे एडवोकेट साथी हैं, और मराठा साहब भी लॉ ग्रेजुएट, रिटायर्ड IAS है। इतने शिक्षित और लीडर हमारे बीच में ही नेता हैं, तो हम अपने नेता को ही क्यों नहीं चुन लेते। तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। दूसरा ये है कि ये भारी व्यक्ति करनाल पे ऐसी क्यों छाप लगा के चले जाते हैं। चलो हम सभी साथी हैं जो मोर देन 60 इयर्स हैं, वो शायद सोच ले कि हाँ भाई भविष्य में कोई ठीक होगा, परंतु अगर ऐसा ही चलता रहा, बाहर के व्यक्तियों को हम बनाते रहे, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य कहाँ रहेगा। तो क्या हम कभी लीडर नहीं बन सकते? क्या हमारे बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति निकल के नहीं आ सकता? और देखो मराठा जी जो है IAS की पदवी छोड़ के हर तरह से संपन्न है, पर उनके मन में एक जिज्ञासा थी, एक ऐसी भावना थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, उत्तरी हरियाणा के लिए कुछ ऐसी बातें करूं। और जो उन्होंने देखा है, एकता शक्ति उन्होंने निर्माण किया, उसी समय से आपके बीच में संघर्षशील हैं। और कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने, देखो 5-6 इलेक्शन लड़े हैं, नहीं तो एक इलेक्शन को लड़ने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं करता अगर कोई ऐसी बात है। परंतु उनमें ऐसा है, ऐसा जज्बा है कि वो आपके लिए, हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे शिक्षित और लीडर और हमारे लोग, कोई व्यक्ति दूसरा हो तो मैं ये नहीं कहता आप ही नहीं चुने, पर ऐसे बढ़िया जिनका के रुझान इतना है। दूसरा ये है, रूरल एरिया में हम साथ जाते हैं, आपके अर्बन एरिया में भी जाते हैं, तो वहां पे ऐसा रुझान है, ये बात बहुत दूर दूर तक गई हुई है कि वोट फॉर लोकल का ही हमने ये निश्चय करना है। और इसमें हमारी प्रतिष्ठा की बात है भाई, हमारी प्रतिष्ठा या इज्जत इस प्रकार नहीं है कि भाई हम इतने कैपेबल हो
कि भाई हम अपने बीच के नेता को आगे भेजें? तो ये आप सभी पे निर्भर करता है। आप सभी समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल बॉडी है और आपको ज्यादा गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपके बीच से हटता हुआ मैं आपके लिए निवेदन दोबारा से ये करूंगा, लीगल सेल को तो हमें ये सोच के डिसाइड करना चाहिए कि हमें अपने यहाँ के व्यक्ति को, लोकल को, जो हमारे बीच में रहते हैं उनको ही चुनना चाहिए। धन्यवाद। करता ही है सबकी, तो ये अपनी अपनी रुचि की बात होती है। मैंने इन पर कभी ज़्यादा जोर भी नहीं दिया। बच्चों का अपना भविष्य मारना है इस बार, क्योंकि इस बार बड़े भारी बदलाव आगे सरकारों में भी हो रहे हैं। और हमारा जो अगर ये बाहर के इस बार आपने बना दिए, आगे फिर हमारा लोकल का किसी का नंबर नहीं है, ये आपने सोचनी है बात भाई। और अगर आपके मन में आ जाए ये बात और करनाल को आप मोड़ देना चाहिए कि 3 दिन का समय है, 3 दिन में आप करनाल को एक तरफा दे सकते हो। आप बुद्धिजीवी वर्ग से उससे जो तर्क के अनुसार बात करके दूसरे को कन्विंस करा सकता है कि बाहर वालों को बनाने का हमें लाभ क्या है। अगर हमारे में कोई कमी है, अरे 21 लाख वोटर है करनाल लोकसभा का, 21 लाख वोटरों में तो कोई भी नहीं, कौन खड़े कर दिए इन्होंने हमारे बीच में लाके। और जो मैं बता रहा था आपको कि कंफ्यूजन के लिए कांग्रेस का कैंडिडेट उतार दिया, उसको कंफ्यूजन तो दूर करने में हमारे 10-12 दिन लग गए। फिर में सारे गांव में हम घूमे हैं, हमें 10-12 दिन से आए। और ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, आप सारे समझदार आदमी बैठे हो, मैं अगर कुछ कहूँ वही मेरे पास में समझदारी नहीं होगी। आप खुद सब समझदार हो, ज़्यादा सोच सकते हो, हमारे से ज़्यादा सोच सकते हो, क्योंकि हम तो उस प्रोफेशन में नहीं है जिस प्रोफेशन में आप लगातार चल रहे हैं। आपके प्रोफेशन में हर बात की डेप्थ तक जाता है। जब डेप्थ तक जाएगा तभी तो कुछ वकालत कर पाएगा। तो आप इसकी डेप्थ तक जाओ कि भाई हमें उसको बनाने में क्या लाभ है, उसको बनाने में क्या लाभ है, उसको बनाने में क्या लाभ है, उसकी क्या स्थिति है, उसके दूसरे की क्या स्थिति है, तीसरे की क्या स्थिति है, सारा आप सोच के आप तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह लोगों को समझा सकते हो। और तो मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, आपने मुझे मौका दिया आज अपने बीच आने का और अपना बात को 2 बातें कहने का। और हमने तो यही कहा भाई कि अपने को बनाओ, अपने लोकल को बनाओ और बाहरियों को यहाँ से भगाओ। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल। बहुत बहुत धन्यवाद। गुटों में बढ़ चुकी है। अगर आज बात की जाए जो राजेंद्र जी हैं, उम्मीद करने वाला प्रचार है। जिस शख्स की आपने बात की है वो अगर अपनी घरवाली की वोट भी डलवा लें ना उधर, फिर मेरी सारी बातें झूठी हैं और बीजेपी की सारी सच्ची हैं। ऐसे हर समाज में आदमी होते हैं। और जो आप कह रहे हो रोड समाज को बटावा दिखाने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी 2 रोड को खड़ा करेगी, 4 पीछे अपने खड़े करेगी और वही कभी परमानंद की मूर्ति दे रहे हैं और जो है कुछ अखबारों में फिर उसको बड़ा बड़ा करके हेडिंग करके और बड़े बड़े 3 4 कॉलम की न्यूज निकलवा रहे हैं। तो ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। बिरादरी हमारी जो कि बेस है हमारा, वो सारी की सारी एक है। एक बिरादरी का ये चुनाव नहीं है, इसमें सभी बिरादरियों के वोट मेरे पास हैं। लेकिन आपने सवाल उठा दिया और वह भ्रम फैलाने की कोशिश करें 2 मकसद से। एक तो ये रोड बिरादरी तक सारा मामला इसका सीमित हो जाए, दूसरी बिरादरियों में चर्चा चल जाए, और दूसरा ये दिखाता है कि रोड बिरादरी इसके साथ नहीं है। रोड बिरादरी मेरे साथ इस समय 99% है। सिर्फ 1% है जो ये राजेंद्र आर्य जैसे आदमी जो ये सिर्फ भ्रम में डालने के लिए बात हैं। किसान नेता बोलते हैं। ना तो उसके बाप के पास ज़मीन रही, ना उसके पास ज़मीन रही, ना उसने कभी खेती करी। किसान नेता किस बात क्या हो गया? सर कल पार्टी अध्यक्ष भी आए थे, शरद पवार भी आए थे और उसी के साथ अभय चौटाला भी आए थे। दुष्यंत चौटाला ने कुछ वक्त पहले तंज किया था। वो कह रहे थे कि अभय चौटाला का तो अब कोई स्टैंड रह ही नहीं गया, वो तो सुबह उठते और ढूंढते किस पार्टी को समर्थन दिया जाए। अभय चौटाला जी के साथ मेरे जुड़ने का कारण ये है कि फर्म स्टैंड वाले आदमी हैं, अंदर बाहर से एक हैं, सच्चाई की राह पे चलने वाले हैं। उनके आगे मैंने एक अंदेशा जाहिर किया था कि आज की राजनीति ख़राब हो चुकी है, झूठ पे चालाकी पे चल रही है। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, जल्दी ही समय आ रहा है, सच्चाई चलेगी, झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा, चालाकियों को लोग दरकिनार करेंगे।
मैं इसी बात से प्रभावित होकर धीरे धीरे जब हमारे स्वभाव एक जैसे मिले तब हमने हाथ मिलाया आपस में। अदरवाइज तो वो परिवार से और हमारा परिवार तो बहुत दूर था आपस में। सर वैसे जो जानता कौन है हिम्मत सिंह? मैं नहीं जानता। अभी ये कोई नोटिफिकेशन कर दिया क्या? और क्या है चेयरमैन? नहीं, चेयरमैन तो पहले ही बनते रहे हैं। बात तो ये है कि हमें लोकसभा विधानसभा अपना प्रतिनिधि होने चाहिए और एक बिरादरी तक मत सीमित कीजिए इसको। इसमें सारी बिरादरियों का जितने इस एरिया में लोग रह रहे हैं सबकी भलाई के लिए हमने बात करनी है और सबके वोट के लिए हमने बात करनी है। आज वकीलों के बीच पहुंचे हैं, अक्सर देखते हैं रोड शो भी निकालते हैं, कैसा लोगों से रिस्पांस कैसा मिल रहा है आम जनता से? बहुत बढ़िया, आप बड़ी अच्छी जीत में हो और जीत का अंतर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। वाला की जमानत भी नहीं बचेगी और अगर हमारा ये लोकल वाला मुद्दा लोगों के मन में घर कर गया, समझ गए लोग इस बात को, तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी आखिरी दिन तक जमानत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। कल प्रियंका गांधी पानीपत आ रही हैं, दिव्यांशु बुधिराजा जो उनके प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनका समर्थन करने नहीं आ रही।